हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी चल रहा होगा, बोर्ड के जो होंगे। और 11th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उनके कुछ के ऐसे होंगे जिनके एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए होंगे, कुछ के भी चल भी सकते हैं या कुछ के नहीं भी हुए होंगे। तो फिलहाल आप एक सीरीज़ हमने शुरू करी थी, पहले चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था और उसमें 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी सॉल्यूशन की शुरुआत हमने करी थी। लेकिन वो थोड़ा सा एग्ज़ाम का समय था, तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर रिवीजन का कुछ टॉपिक शुरू करिए, तो हमने रिवीजन का भी शुरुआत करा, क्विक रिवीजन। और उसमें एक दो लेसन हमने रिवीजन के कराए थे। लेकिन कुछ बच्चों व्यस्तता हो गई हमारी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए आगे वीडियो नहीं आ पाया। अब फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेसन नंबर 1 का जो सोल्यूशन का हमने 2 पार्ट हिंदी मीडियम का पढ़ाया हुआ था, तो वो आपको इसमें हमारे वीडियो में मिल भी जाएगा आपको। तो उसके आगे का जो कंटेंट है वो हम शुरुआत करेंगे अब, और वो है विलेन की शांता को व्यक्त करने की विधियां। तो यहाँ से आज स्टार्ट होना है और अब आपको कंटिन्यू इसके वीडियो लगातार समय समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जिनका एग्जाम हो गया हो, जो 11th क्लास से 12th क्लास में एंटर कर गए हों, वो फिर से अपना शुरुआत कर सकते हैं। और 12th का ही ये पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, तो उसी का वीडियो आप देखते रहिए, अपनी तैयारी को प्रिपेयर मतलब शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपका अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होगा, तो एक थोड़ा सा आप पहले से प्रिपेयर्ड होके अपने क्लास में आप जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विलेन की शांता व्यक्त करने की विधियां। इसके पहले का जो वीडियो होगा वो हमारे इसमें मौजूद रहेगा, और उसको आप वहां से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो ये है विलेन की शांता व्यक्त करने की विधियां। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि विलेन की शांता को हम क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक रूप से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। 2 तरीके हैं उसके। गुणात्मक रूप से हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये तन विलेन है और ये सांद्र विलेन है, यानी इसमें विलेय पदार्थ की अपेक्षाकृत कम मात्रा घुली हुई है और इसमें विलेय पदार्थ की ज्यादा मात्रा। तो इस तरह से जो व्यक्त किया जाता है विलेन की क्षमता को, उसको हम बोलते हैं गुणात्मक तरीका, यानी गुणात्मक तरीका होता है वो। उसमें आपको कंफर्म नहीं होता है कि एक्चुअली में कितना विलेय पदार्थ कितने में मौजूद है, ठीक है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसका नॉर्मल यूज तो कैलकुलेशन में नहीं होता है, बोलचाल में आप कर सकते हैं। तो एक होता है मात्रात्मक तरीका, यानी क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स ही आपको मेनली स्टडी करनी है, और उसी का सबसे ज्यादा यूज आपको अपने कैलकुलेशंस में गणना करने में भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव मेथड है, और इसमें भी 2 तरीके हैं। तो विलेन की शांता को व्यक्त करने की जो विधियां हैं, कौन सी, मात्रात्मक विधियां, वो 2 तरीके की हैं, एक भौतिक विधियां और दूसरा रासायनिक विधियां। तो भौतिक विधियां इनको हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कैटेगराइज कर लिया कि जो भौतिक विधियां हैं ये वास्तव में क्या होती हैं कि इसी तरीके से हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। यानी आपको अगर 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करना है, जैसे ये इस टर्म में अगर देखा जाए, तो 1 मोलर सॉल्यूशन, आप ऐसे कोई स्केल नहीं है आपके पास कि आप जाएं और 1 मोल तौल लें, यानी उसको तौलना आपको ग्राम में ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वही सारी मेथड्स हैं एक्चुअली में, जो हम करते हैं, जो हमको दिखता है, वो हमारी भौतिक विधियां होती हैं। और जो हम इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ती वास्तव में, कुछ कन्वर्जन के तहत हम लोग करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी होती हैं रासायनिक विधियां, ठीक है। तो भौतिक विधियां आप जो करेंगे वही आपका भौतिक विधि है। तो इतने तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं विलेन की शांता को। उसमें पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। एक्सप्रेस करने का, जो व्यक्त करने का तरीका है, मतलब इतना बड़ा सेंटेंस हम ना लिखने के बजाय परसेंटेज का निशान लगाएं और W/W लिख दें, तो ये भी किसको एक्सप्रेस करेगा, इसी को, द्रव्यमान प्रतिशत को। यानी आप समझ जाइएगा कि विलेन की शांता को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका भौतिक विधियों में आयतन प्रतिशत, यानी इसको वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। और सिंबल क्या है इसका, परसेंटेज का निशान V/V, यानी V/V, स्मॉल v यूज करते हैं। थर्ड है आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, तो इसका भी सिंबल हो जाएगा परसेंटेज W/V, स्मॉल w/स्मॉल v। और फोर्थ मेथड होता है
ppm यानी पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम होगी, बहुत ट्रेसेस में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होगा, और जो आपका विलयन होगा यानी जो विलेय पदार्थ होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। ठीक ना, विलेय पदार्थ नहीं बल्कि विलायक। ओके, तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें जो टर्म बेटा सिंबल यूज किए गए हैं, इनका मीनिंग समझ लो कि क्या होते हैं ये सब। जो इसमें स्मॉल w है, स्मॉल w एक्चुअली में मास को रिप्रेजेंट करता है, वही साइन ले लिया जाता है। वैसे तो होता है वेट, तो अब वेट टर्म यूज नहीं होता, पहले भार प्रतिशत यूज होता था, अब द्रव्यमान प्रतिशत यानी द्रव्यमान टर्म यूज होता है। तो मास को रिप्रेजेंट करते हैं मेनली, पहले वेट से ही यूज किया जाता था, तो उसी का पहला लेटर स्मॉल w ले लिया गया। ठीक है, तो W/W का मीनिंग हो गया कि जो विलेय है उसको भी हमने उसका भी द्रव्यमान यूज किया हुआ है, और जो विलायक है यानी जो विलयन है उसको भी हमने द्रव्यमान में यूज किया है। ठीक है ना, उसका भी द्रव्यमान यूज किया गया है। और स्मॉल v और v फॉर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, तो वॉल्यूम का फर्स्ट लेटर ले लिया गया। यानी जब ये सिंबल आपको दिखे, ये लेटर दिख जाए आपको, तो आप क्या समझेंगे कि वॉल्यूम यूज किया गया है, यानी आयतन प्रतिशत के फॉर्म में सॉल्यूशन की सांद्रता को व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ ये सारे सिंबल तो समझ ही गए होंगे, पीपीएम का भी अलग से आपको बताएंगे। अब फिर यहाँ एक बार फिर लौटते हैं इन्हीं सिंबल्स पर, और जो ये न्यूमरेटर में है, दो पार्ट है ना इसमें, एक न्यूमरेटर यानी जिसको आप कहते हैं अंश, और ये डिनोमिनेटर मतलब हर। तो जो नीचे पार्ट है आपका ये स्मॉल w, ये हमेशा किसको एक्सप्रेस करेगा? यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये विलयन की मात्रा को एक्सप्रेस करेगा। किसकी? ये जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर वाला, ये हमेशा किसको व्यक्त करेगा? विलयन की मात्रा को। और जो न्यूमरेटर पार्ट है यानी अंश भाग है, जो ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल w स्मॉल v या यहाँ स्मॉल w, तो ऊपर हमेशा जो लेटर है वो हमेशा व्यक्त किसको करेगा? विलेय की मात्रा को। किसकी मात्रा को? विलेय पदार्थ की। तो बच्चों इसमें क्या चीज आपने देखा, यानी इस तरह की एक्सप्रेशन में, यानी इस तरह का जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं विलयन की सांद्रता के लिए, उसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें कहीं भी विलायक की मात्रा को प्रदर्शित नहीं किया गया है इस तरह से। ठीक ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपको इस फॉर्म में दिया हो तो आप समझ जाइएगा हमको दो चीजें पता हो गई हैं, एक विलेय की मात्रा पता है और दूसरा विलयन की मात्रा पता है, विलायक की नहीं, वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको, कंफर्म हो गया होगा। अब बात करते हैं पीपीएम पार्ट पर मिलियन की। तो इसमें पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶, 10 लाख। तो यहां पर 10 लाख भाग में विलेय की मात्रा को व्यक्त किया जाएगा, यानी विलयन का जो आयतन होगा या विलयन की जो मात्रा होगी वो 10 लाख पार्ट होगी, 10 लाख भाग होगी, और विलेय की मात्रा बहुत कम होगी। ठीक ना, एक पार्ट होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1 ppm, 1 ppm O2, तो इस इन एयर 1 ppm O2 इन एयर मतलब हवा में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो 1 ppm है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम 10 लाख लीटर, ठीक है ना, इस जो पूरी हवा है ये 10 लाख लीटर एयर को हम इकट्ठा कर लें, यानी एयर एक विलयन है, समांगी मिश्रण होता है इसलिए विलयन होता है, तो एयर को हम 10 लाख लीटर एक वेसल में कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, और उसमें से केवल 1 लीटर आपका क्या होगा? ऑक्सीजन मौजूद होगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मीनिंग हो गया कि 10 लाख लीटर एयर जो हमने कलेक्ट करी थी, 10 लाख लीटर एयर में 1 लीटर कौन मौजूद है? ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ठीक है ना, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट जब सॉल्यूट का होता है, बहुत कम मात्रा होती है, तभी इसका यूज किया जाता है इस मेथड का। अब आगे हम इसका डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, द्रव्यमान, आयतन और ये सब परसेंटेज का। ठीक है,
तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत को, आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। तो सिंबल का मीनिंग आप लोग समझ ही गए थे, उसको हमने बता भी दिया था। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको चार्ट यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते समय ऐसी चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपको लगे कि ये नोट करना है, इसका मीनिंग हमको हो सकता है भूल जाए भविष्य में, तो आप उसको नोट भी करते रहें, तो आप एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, और इसको एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलता है, कोई रिएजेंट बोतल है या कुछ और, बहुत सारी मेडिसिन्स जो आई ड्रॉप एयर ड्रॉप होते हैं, उसमें इस तरह के फॉर्मेट में यानी भौतिक विधियों के रूप में उनका क्या दिया गया होता है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करी गई होती है। कभी आप अगर देखें आई ड्रॉप लें या फिर एयर ड्रॉप लें, तो उसमें आप जो उसमें साल्ट यानी मेडिसिन जो है उसका सोल्यूशन होता है वाटर में, तो उसको आप देखिएगा तो उसमें लिखा होगा परसेंटेज W/V या V/V, ऐसे इस तरह से मिलेगा आपको। तो आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ये भरा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है कि 5% W/W H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 विलेन, ये लिखा हुआ है। तो आप देखते ही इसकी मीनिंग निकाल लें, और जब ये कर पाएंगे आप, तो आसानी से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इसके होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, वो आप आसानी से कर भी पाएंगे। तो देखिए 5% W/W H2O2 विलेन का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि W यानी ये स्मॉल w जो है, ये विलेय पदार्थ के लिए है और ये विलेन के लिए है, और यहाँ पर दोनों का हमको द्रव्यमान यूज करना है। अब द्रव्यमान को हम लोग मेजर किस में करते हैं, वैसे एम के सिस्टम किलोग्राम होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग ग्राम यूज करते हैं। ग्राम में यानी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का अगर हमको वेट लेना है, द्रव्यमान लेना है, तो उसको हम ग्राम में व्यक्त करते हैं, छोटा यूनिट यूज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ही मास हैं, दोनों को हम ग्राम में यूज करेंगे, तो बोलेंगे क्या कि 5 ग्राम यानी 5 ग्राम, और विलेय पदार्थ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यही विलेय पदार्थ है। और विलायक आपको पता नहीं होता है, विलायक वास्तव में जो विलायक होता है वो जल ही होता है, इसलिए वो कहीं लिखा हुआ नहीं जाता है। तो 5 ग्राम H2O2 उपस्थित है या घुला हुआ है, उपस्थित है कितने में, चूंकि परसेंटेज लगा हुआ है तो हम अपने आप से लिख सकते हैं 100 ग्राम विलेन में, 100 ग्राम विलेन में। ये मीनिंग हो गया इसका। आप फार्मूले पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ जरूर होनी चाहिए। फार्मूला भी इसका बन जाएगा कि मान लीजिए आपको किसी विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान गुणे 100, ये फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से फार्मूले पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना आता है तो ज्यादा बेटर है ये, ठीक ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो आपको एक्सप्लेन करना जरूर आना चाहिए। तो ये हो गया 5 ग्राम H2O2 उपस्थित है 100 ग्राम विलेन में, ये मीनिंग हो गया इसका, ठीक है ना। यानी जब आप कोई सवाल लगाएंगे तो आपको पता होगा कि ये जो पूरा विलेन है, ये अगर 100 ग्राम है तो इसमें सिर्फ 5 ग्राम H2O2 को डिसॉल्व किया गया है। और अब चाहें तो आप माइनस करके 100 में से 5 ग्राम माइनस कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास विलायक कितना है, ठीक है ना, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो 100 में से 5 माइनस कर दिया आपने, आपको पता चल गया 95 ग्राम हमारे पास क्या है, विलायक मौजूद है, तो निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो ये तरीका होता है, एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आप बात करते हैं आयतन प्रतिशत, सेम है ऐसे ही, वो भी एक्सप्लेन कर लेंगे। अब आप लोग एक चीज सीख गए तो अगला भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो उसमें भी मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 10% V/V और H2O2 सोल्यूशन है, या H2SO4 कर लेते हैं, चलिए H2O2 ही कर लेते हैं, H2O2 विलेन। तो मान लीजिए सिंबल कहीं लिखा हुआ है 10% V/V H2, तो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आयतन में ही व्यक्त करना है दोनों को, यानी विलेय का भी आयतन और विलेन का भी आयतन लेना है आपको। और आयतन को हम वास्तव में किस में यूज करते हैं, लीटर में। यहाँ छोटा सा और छोटा यूनिट यूज करेंगे ml, मिलीलीटर। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते समय क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे
10 ml यानी 10 ml H2O2 घुला है या उपस्थित है कितने में? 100 ml विलेन में। बात क्लियर हो गई? 100 ml विलेन में। ऐसे आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना? तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो 10 ml H2O2 घुला है 100 ml में। इसका मीनिंग हो गया कि अगर हमारे पास 100 ml विलेन है तो उसमें 10 ml ये मौजूद है। अगर हमारे पास मान लीजिए 200 ml है तो उसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कि 100 ml में 10 ml है तो 200 ml में कितना हो जाएगा? 20 ml H2O2 घुला हुआ मिलेगा आपको। तो ये सबकी मीनिंग होती है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो जब आपको बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आप और आगे कुछ अपने आप से भी कर सकेंगे, ठीक है ना? इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। तीसरा है आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो जब द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है, इसका मतलब कि विलेय का जो मात्रा है वो आपको ग्राम में यूज करनी है और विलेयन का जो आयतन है वो आपको ml में यूज करना है। मतलब विलेयन का आयतन यूज करना है और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यूज करना है, ठीक है ना? तो चलिए इसका भी एग्जांपल एक लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि 4% WyV NaOH सॉल्यूशन, NaOH विलेयन। तो मेरे ख्याल से अब इसकी मीनिंग आप लोग निकाल सकेंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। यहां पर क्या लिखेंगे? चूंकि ऊपर हमको दिख रहा है कि W लिखा है, W मतलब मास लेना है हमको, विलेय पदार्थ के लिए होता है ये, और विलेय पदार्थ का हमको द्रव्यमान यूज करना है। द्रव्यमान को हम ग्राम में यूज करते हैं, ग्राम में लिखते हैं। तो हो जाएगा 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है या उपस्थित है, घुला है 100 ml। यानी यहां पर देखिए ध्यान से, आयतन है और ये टर्म जो डिनोमिनेटर होता है वो विलेन को प्रदर्शित करता है और विलेन की मात्रा को, और चूंकि V लिखा है तो आयतन लेना है हमको, इसलिए हम लिखेंगे 100 ml, ठीक है? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 100 ml विलेन में। तो यहां पर हमको दो चीजें पता हो जाती हैं। एक तो विलेय पदार्थ की मात्रा पता हो गई, दूसरा विलेयन का आयतन भी पता हो गया। तो जब कभी हम फिजिकल मेथड्स में हमको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है और रासायनिक मेथड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन आप सीख जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहता, आप आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका फिजिकल मेथड्स को एक्सप्रेस करने का जो तरीका था वो आपको समझ में आ गया। आप फार्मूला, आपको एक बार बताया भी था कि फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। आप वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं तो विलेय का आयतन बटे विलेयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। ऐसे ही द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत का अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का आयतन गुणे 100। ओके, तो इस तरह से फार्मूले भी बन जाते हैं। जब कभी आवश्यकता हो तो आप उसका भी यूज करिए, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ये हमारा इस पर बहुत ज्यादा जोर रहता है, ठीक है ना? अब इसके बाद पीपीएम का भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। पीपीएम को एक बार चाहे फिर से देख लें कि मान लीजिए जैसे एयर में पॉल्यूटेंट होते हैं या वाटर में पॉल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, उनकी मात्रा बहुत ट्रेसेस में बहुत थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो इतनी कम मात्रा को हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? पीपीएम सांद्रता का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना? क्योंकि होता क्या है कि हमको विलेन का एक लार्ज अमाउंट कवर करना होता है, क्योंकि प्रदूषक थोड़े से हैं। मान लीजिए एयर में, यहाँ पर हवा जो है, इसमें हमको निकालना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है। चूंकि बहुत कम है, हो सकता है आपने इतना एयर कलेक्ट किया छोटी सी जगह का, उसमें NO2 है ही नहीं, वो थोड़ा दूर पर है, इसीलिए क्या करते हैं कि ये वेरिएशन ना होने पाए, मतलब अलग अलग चीजें वेरी ना करें, इसलिए एक लार्ज एरिया कवर किया जाता है। 10 लाख लीटर आप वायु इकट्ठा करेंगे, या पानी में अगर निकालना है तो पानी को 10 लाख लीटर आप कर लें। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, ज्यादातर इनको हम किस फॉर्म में, अगर पीपीएम में नहीं व्यक्त करते हैं तो बहुत सारी स्केल आपको कुछ सिटीज में डिस्प्ले होता रहता है चौराहों पर कि इस प्रदूषक की मात्रा एयर में इतनी है, तो प्राय उसको किस में व्यक्त करते हैं? बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है तो उसको माइक्रोग्राम पर ml में व्यक्त करते हैं, ठीक ना, इस फॉर्म में।
और अगर इस फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जाता है तो पीपीएम में कर देते हैं। ठीक है, ये दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस माइक्रोग्राम पर एमएल का मतलब हो गया 1 मिलीलीटर में कितना माइक्रोग्राम प्रदूषक मौजूद है, पॉल्यूटेंट मौजूद है। ठीक है ना, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से आना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं दोनों का। जैसे मान लीजिए ये है एग्जांपल कि 0 पॉइंट और छोटा कर लेते हैं, 0.04 ppm NO2 इन एयर। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो एयर है उसमें ये पॉल्यूटेंट NO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन 0.44 ppm है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा कि अगर 10 लाख लीटर यानी 10 पावर 6 लीटर हम वायु ले लें, यानी वायु को हमने क्या करा, एयर को 10 लाख लीटर एयर हमने कलेक्ट करा एक पात्र में, तो 10 लाख लीटर वायु में NO2 यानी जो पॉल्यूटेंट है हमारा वो कितना है, सिर्फ 0.04 लीटर है। ठीक ना, 0.04 लीटर का मतलब हो गया कितना हो जाएगा, ये केवल 40 ml है। 40 में 10 लाख लीटर में केवल 40 मिलीलीटर मौजूद होगा ये। ठीक ना, तो चाहे आप लीटर में कन्वर्ट कर लें चाहे ml में, अपने समझने के लिए मीनिंग ये हमने बता दिया कि इसको अगर हम लीटर में ले रहे हैं तो यहां भी लीटर में होना चाहिए, इसको ml में ले लें तो ये भी ml में आ जाएगा। ठीक ना, तो ये कहने के तरीके हैं, ये मीनिंग होता है ppm का। ओके, तो ये कंफर्म हो गया होगा। तो इस तरह से आप फिजिकल मेथड्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स, आपको समझाते हैं कि मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब चीजें क्या होती है। ठीक, तो बच्चों ये फिजिकल मेथड्स कंसंट्रेशन का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रासायनिक यानी केमिकल मेथड्स। इसमें आपको पढ़ना है मोलैरिटी, मोलालिटी यानी मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता के बारे में सीखना है। ठीक है ना, तो ये केमिकल मेथड्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मोलरता को, कि मोलरता क्या होती है। इंग्लिश उसकी लिखी हुई है। तो मोलरता को नॉर्मली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल M से कर देते हैं। M फॉर मोलैरिटी, द फर्स्ट लेटर ऑफ मोलैरिटी, M से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको हम डिफाइन करें, परिभाषित करें कि मोलैरिटी होती क्या है, तो क्या हो जाएगा कि कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम आपको कितना लेना है, 1 लीटर, और इसको हिंदी में एकांक भी बोल देते हैं। एकांक आयतन कह दिया गया या इकाई आयतन कह दिया गया, ये सारे शब्द आपको मिल सकते हैं बुक में लिखे हुए। तो सबका मीनिंग होता है 1 से ही, चाहे एकांक कहा जाए, चाहे इकाई कहा जाए, और चाहे हम सीधे 1 लीटर भी बोल सकते हैं। तो 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता, विलेन की मोलरता कहेंगे। ठीक है ना, तो उसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला भी बना सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेन का आयतन, विलेन का आयतन। और ये आयतन जो कि हमने अभी डिफिनेशन में यूज किया था कि आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये आयतन के आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं लीटर। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला भी बन गया। आप इस तरह से भी मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो कि मोलरता क्या होगी, तो एक तरीका मैंने आपको ही बताया, आप उसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब मोलरता के प्लेस पर हम M यूज करेंगे। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। ये कैसे निकालोगे आप, तो नॉर्मली इसको हम कैसे निकालते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का
द्रव्यमान, इसको दिखा देते हैं स्मॉल w से, अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं, यहाँ आगे नहीं लिख रहे हैं, बिंदी लगा दिया हमने, स्मॉल m यूज कर लेते हैं, अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे कैपिटल V, ठीक है ना, लीटर में ही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो m इक्वल टू, अगर फार्मूला आप बनाए सिंबल के फॉर्म में, तो आ जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m को यहाँ नीचे भी ले सकते हैं, और ये भी नीचे ही है, ये हो गया। और अगर ये लीटर में है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, फार्मूला आपका बन गया है। लेकिन जो केमिस्ट्री में आप ज्यादातर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो आपको मिलेगा ml में। तो जब ये ml में होगा और हमको चाहिए क्या, हमको लीटर में ही वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, तो चलिए करते हैं। ml में ये आपको वॉल्यूम दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, मैथमेटिकली इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1000 ऊपर पहुंच गया। तो फार्मूला आपका नया बन गया इस तरह से कि m इक्वल टू W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन V, ठीक ना। अब आप जब यहाँ 1000 यूज कर लें तो आप वॉल्यूम को ml में रख सकते हैं, ml में ले सकते हैं, इसीलिए फार्मूला क्रिएट किया गया है इस तरह से। और अगर क्वेश्चंस में आपको ये लीटर में गिवन हो तो आपको यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इससे आप फार्मूले से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये मोलरिटी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां पर जैसे एक तरीका हमने बताया आपको कि विलेय के मोलों की संख्या आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में। तो विलेय के मोल इज इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। और मोलों की संख्या निकालने का एक तरीका और भी होता है। मान लीजिए आपको मास ना दिया हो, नंबर्स दिए हो, ठीक है ना, तो नंबर्स में भी निकालने का तरीका है कि विलेय के अणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है विलेय के अणुओं की संख्या अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23। दिस ये एवोगैड्रो नंबर्स है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी अणु की संख्या आपको पता है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर ये तरीका आपसे नहीं पूछा जाता है, मेनली यही तरीका रहेगा कि द्रव्यमान आपको दिया होगा, उसको मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करके आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। फिर भी मतलब तरीका ये भी हो सकता है, इसलिए मैं आगे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा बनाया आपके लिए, नया क्वेश्चन हो, उसमें विलेय के अणुओं की संख्या दे दी जाए और पूछा जाए इसकी मोलरता क्या होगी, तो आप अणुओं की संख्या से इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और कितने आयतन में वो मौजूद है उस आयतन से डिवाइड करके आप विलेय की मोलरता भी फाइंड आउट या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मोलरता के बारे में। अब बात करते हैं दूसरा जो तरीका है मोललता। तो मोललता क्या होती है, ये भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक रासायनिक तरीका है, केमिकल मेथड से, यानी अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। मोललता के लिए हम नॉर्मली किसी सिंबल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मोललता में भी क्या है, अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो यहाँ भी m ही है। तो बहुत सारी बुक्स में आपको कैपिटल M मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ यही लिखेंगे, मोललता ही लिखते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने सिंबल दे दिया था। कैपिटल M अगर यूज करते हैं तो मोलरता को हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया है। स्मॉल m से करते हैं तो स्मॉल m से हम लोग मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो कोई, इसलिए मोललता ही आप लिख लीजिएगा। और इसका भी फार्मूला वैसे ही होगा, यानी विलेय के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और यहां पर विलयन का आयतन ना होकर के क्या चीज होगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर चेंज आया, यानी जो ऊपर था उस फार्मूले में विलय की मोलक संख्या वो सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन यहां विलयन का आयतन ना होकर के विलायक का द्रव्यमान यूज किया गया, और ये द्रव्यमान जो विलायक का यूज होता है ये किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इसका भी डेफिनेशन बना सकते हैं। आप फार्मूले याद करिए और परिभाषा बनाना सीख लीजिए, रटिए नहीं उसको, बल्कि सीखना चाहिए आपको। तो हम दो तरीके से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के द्रव्यमान के अनुपात को विलयन की मोललता कहते हैं, इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए आपके पास, ओके। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और अगर बढ़ाएं और सिंबॉलिक फॉर्म में ले आए तो ये भी एक इस तरह से फार्मूला बन जाएगा आपका कि मोललता इज इक्वल टू, इसके लिए आपको पता ही क्या सिंबल यूज किया था अभी हमने, ये कर लिया, और विलायक का द्रव्यमान के लिए हम यूज कर लें कैपिटल W। चूंकि ये किलोग्राम में है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, मान लीजिए ये विलायक का जो द्रव्यमान है इसको ग्राम में दिया गया हो, तो फिर वही तरीका, ग्राम में दिया है तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, बदले में 1000 यहां पहुंच जाएगा। तो लगभग उसी तरह का फार्मूला इसका भी बन गया। केवल क्या चेंज आएगा फार्मूले में, अगर यहां हम कैपिटल V कर दें और यहां ml कर दें तो ये चीज मोलरता हो जाएगी, और अगर कैपिटल W और ये ग्राम में है तो मोललता होगा। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, लेकिन आप इसको इकट्ठा लिख करके और अपना जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, कि कंफ्यूजन ना हो। बहुत बच्चे मोललता में कंफ्यूज होते रहते हैं, क्या कंफ्यूजन है, तो एक बार लिख दीजिए पूरा कि आखिर मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या ऐसा खास बात हो जाती है जो मुझको समझ में नहीं आ रही। दोनों एक साथ लिखिए, दोनों में कंपेयर करिए क्या चेंजेस आए हैं, तो अमूमन आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मोललता। अब तीसरा टॉपिक आपका है मोल प्रभाज, जो तीसरी केमिकल मेथड से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की वो है मोल प्रभाज। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाज। एकेडमिक जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं एकेडमिक की, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी दे रहे हैं तो मोल प्रभाज से क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं। तो मोल प्रभाज क्या है, मोल फ्रैक्शन इसकी इंग्लिश है मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज को नॉर्मली X लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से सिंबल बनाएंगे आप, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले समझाते हैं कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि एकेडमिक लेवल पर आपको ये भी लिखने को आ सकता है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। तो सिर्फ फार्मूला याद हो, अगर आपको डेफिनेशन बनाना नहीं आता तो समस्या हो सकती है, इसलिए आप अच्छे से समझिए और डिफाइन करना भी सीखिए और फार्मूला भी याद रखिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये वेसल हो गई, इसमें हमने सॉल्यूशन भर रखा है, ये सॉल्यूशन है, और आपको बताया था कि इसमें सॉल्यूशन चैप्टर जो आपका है इसमें किस टाइप के सॉल्यूशन को पढ़ना है कंपोनेंट की संख्या के हिसाब से, तो वो है द्विअंगी विलयन, यानी दो कंपोनेंट होंगे, एक विलेय पदार्थ होगा, दूसरा विलायक होगा। तो एक इसमें क्या होगा, विलेय, और दूसरा क्या होगा, विलायक, ये हो गया। अब मान लीजिए विलेय के इसमें कितने मोल घुले हुए हैं, तो सपोज करिए स्मॉल n मोल्स घुले हुए हैं, ठीक है। और विलायक का कितना मोल इसमें घोल रखा आपने, वो कैपिटल N लेते हैं। आप और भी कोई सिंबल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने यहां पर स्मॉल n और कैपिटल N ले लिया है। तो मोल प्रभाज की जो डेफिनेशन बनेगी वो किसी एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, किसी एक कंपोनेंट के संदर्भ में बनेगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना। अभी आपके सामने बनाएंगे भी, पहले फार्मूला हम लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको विलेय का मोल प्रभाज चाहिए, तो यहां लिखेंगे X विलेय,
तो इतना से आपका मतलब हो जाएगा कि विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, ये होगा स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ओके, इसी तरह से अगर आपको विलायक का निकालना हो तो ये हो जाएगा कैपिटल N अपॉन n प्लस n। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों फार्मूले में ये चीज कॉमन है, और इसको हम क्या कहेंगे, विलेयन में कुल मोल्स इतने ही तो हैं, n प्लस n। भाई विलेयन में n मोल इसके हैं, कैपिटल N मोल इसके हैं, तो कुल मोल्स कितने हैं, n प्लस n है। ओके, तो विलेयन में कुल मोल्स हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा मोल प्रभाज निकालते समय, और जिस कंपोनेंट का या जिस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोल्स को आप ऊपर रख देंगे। बस आपका यही फार्मूला भी बनेगा और आपका इसी से डिफाइन भी हो जाएगा, ठीक ना। तो विलेय का हमको चाहिए था तो ये लिख दिया ऊपर विलेय के मोल, लेकिन विलायक का जब निकालेंगे तो विलायक का मोल रख देंगे, मोल प्रभाज का फार्मूला आपका बन जाएगा। और किससे डिवाइड करना रहेगा हमेशा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कुल मोलों की संख्या से जो विलेय में मौजूद है। अब इसी फार्मूले को आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, 10 कंपोनेंट हैं, 5 कंपोनेंट हैं, इस तरह की संख्या भी हो सकती है, ठीक ना। तो आपको ऊपर कुछ नहीं करना है, जिस भी कंपोनेंट का चाहिए हो, जैसे मान लीजिए अब 5 कंपोनेंट है और पांचवें का निकालना है, तो यहाँ पर पांचवें कंपोनेंट का, पांचवें घटक का मोल प्रभाज मोल्स रखेंगे। और चूंकि विलेयन में 5 घटक हैं तो n1 प्लस n2 प्लस n2 n3 प्लस n4 प्लस n5 इस तरह से टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो वो आपका फार्मूला बन जाएगा। पांचवें घटक का अगर हमको चाहिए तो n5 n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इस तरह से ये टोटल मोल्स हो गए, और जिस घटक का हमको चाहिए था उसके मोल्स ऊपर रहेंगे। तो इसको आप और आगे बढ़ा भी सकते हैं, अगर कभी मान लीजिए टर्नरी सॉल्यूशन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन आपको पढ़ना पड़े, उसमें मोल प्रभाज निकालना पड़े, तो ऐसे कर सकते हैं। और इसके लिए एक नोटेशन आपके बुक में मिल सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी कंपोनेंट का मोल प्रभाज निकालना है, इसमें बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर n अपॉन सिग्मा ni भी कर सकते हैं, इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। ni का मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल्स को यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये समेशन का सिंबल होता है, सिग्मा से बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल को यहाँ पर ऐड करके यहाँ लिख दिया गया है। इस तरह का भी सिंबल आपको या फार्मूला मिल सकता है। फिलहाल आपको केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही ज्यादातर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब डिफाइन भी करते हैं कैसे हम परिभाषित करेंगे मोल प्रभाज को। तो देखिए विलेय और विलायक के लिए आपको एक सॉल्यूशन जब हमने शुरुआत करी थी तब भी पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर अच्छे से घटक के बारे में हमने बात करी है। तो ये दोनों विलेयन के घटक हैं, ठीक है। तो जिस घटक का हमको निकालना है उसी के संदर्भ में हम परिभाषा बनाएंगे। कैसे कि विलेयन के किसी भी घटक का मोल प्रभाज, विलेयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का, योग मतलब यहां जोड़ लगा हुआ निशान लगा है, योग का अनुपात होता है। बस ये बन गई परिभाषा आपकी। तो अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे जैसे हम बोलते हैं आप उसको लिख डाला करिए, ठीक है ना। तो क्या फिर से एक बार रिवाइज कर दें कि विलेयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है। ये अपान साइन लगा होता है, तो आप डिफाइन करते समय इसको अनुपात की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभाषा बन जाएगी। किसी घटक का मतलब जिस भी घटक का आप चाहते हो, विलेय का चाहते हो तो विलेय के मोल ऊपर कर दीजिए, विलायक का, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये तरीका होता है सांता को व्यक्त करने का। और अभी लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इतने सारे मेथड्स हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक ना, इस पर आगे बताएंगे आपको। तो पहले एक और हमारा बच रहा है नॉर्मलता, इसको भी हम पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो मोल प्रभाज आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज इसमें और देख लें मोल प्रभाज में ही कि जैसे मान लीजिए
विलयन में चूंकि द्विअंगी आपको पढ़ाया है, तो विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का टोटल सम हमेशा कितना होगा? 1 होगा। तो ये भी एक फार्मूले के फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा टफ पड़े और आपको विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज निकालना पड़े, तो आप क्या करेंगे कि एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिए विलेय का या विलायक का, जिसका भी इजी हो उसका आप निकाल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए विलायक का कैलकुलेट करना आसान है, तो विलायक का आपने निकाल लिया, और फिर विलेय का मत निकालिए, सीधे एक में से विलायक के मोल प्रभाज को माइनस कर दीजिए, तो किसका निकल आएगा? विलेय का। तो ये एक फार्मूला बनता है, और इसको आप आगे और बढ़ाएं तो विलयन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे उसमें 2 कंपोनेंट हैं, चाहे 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक हों, चाहे 4 घटक हों, 4 चीजें मिक्स हुई हों आपस में, तो जितने भी घटक हों सभी घटकों का मोल प्रभाज का टोटल सम यानी कुल योग सदैव 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसको नोट्स में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि विलयन में सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। आप बैठे अपना खुद से भी करके देख लें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे अभी हमने इसका फार्मूला लिखा था यहाँ पर, तो विलेय का मान लीजिए हमने ऐसे लिखा था, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज के लिए हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा देखिए ध्यान से, यहां पर एक कॉमन हो गया n प्लस n, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल n, प्लस इससे फिर डिवाइड किया इसको तो 1 आया, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ गया। अब ये दोनों सेम ही हैं तो कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। ऐसे 3 हो, तीसरे को भी यहाँ जोड़ दीजिए, 4 हो, चौथे का भी मोल प्रभाज जोड़ दीजिए, तो टोटल सम सदैव कितना रहेगा? कुल योग हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये आपके काम आ सकता है मोल प्रभाज का, ये भी फार्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नॉर्मेलिटी पर। ये जो 4th तरीका है यानी चौथा तरीका है कि रासायनिक विधियों में, तो ये क्या होता है? नॉर्मलता। इसको सीखते हैं हम लोग, नॉर्मलता, और इसका इंग्लिश है नॉर्मेलिटी। तो ये जो फर्स्ट लेटर है n, कैपिटल N, इसी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल N, ठीक है ना। तो डिफाइन करने का तरीका पहले जैसा ही है, यहाँ भी 2 तरीके आपके निकल आएंगे। कौन कौन से? एक वही अनुपात वाला, एक आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एकांक आयतन या 1 लीटर वाला, ठीक है ना। दोनों तरीके बताते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो नॉर्मलता का जो फार्मूला निकल के आएगा n = विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। और इसको हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे बताएंगे। और दूसरा हो गया विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ओके, ये हो गया। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलयन के आयतन के अनुपात को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ये तरीका हो गया। अब अगर इसको हम सिंबल के फॉर्म में फार्मूला बनाएं तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए जो टर्म यूज होगा वो W/E होगा, और विलयन के आयतन के लिए आपको सिंबल अभी बताया था V होगा। और अगर इसको हम ml में ही रखते हैं, जो कि ज्यादातर हमको ml में ही दिया जाता है, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें इतना पोर्शन जो W/E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्रदर्शित करता है किसको? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जैसे वहां मोल की संख्या थी तो W/M था, यहाँ W/E हो जाएगा। इसमें W का वही मीनिंग है जो पहले आपको समझाया है, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। लेकिन E जो है यहाँ पर, ये क्या चीज है?
यह है विलेय पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या है? तुल्यांकी द्रव्यमान। और V तो आपको पता है विलेन का आयतन है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले के यूज से नॉर्मलता निकाल सकते हैं। इसमें जो समस्या आती है वो इसके लिए आती है कि तुल्यांकी द्रव्यमान हम कैसे निकालें। ठीक है ना? तो तुल्यांकी द्रव्यमान अगर किसी एलिमेंट का निकालना है, यहां पर सबका अलग अलग होता है। जैसे कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई सॉल्ट है, तो उनका हम कैसे निकालेंगे और सबका अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग तरीके भी होंगे सभी में। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो उसके लिए तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या हो जाएगा कि उस तत्व का एक परमाणु द्रव्यमान होगा। मोलर परमाणु द्रव्यमान हम लेंगे, ग्राम में यूज करेंगे, तो परमाणु द्रव्यमान ले लेंगे, परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना, अपॉन संयोजकता, वैलेंसी, ठीक ना, उससे डिवाइड कर दिया हमने। तो ये हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वैसे एक एटम का द्रव्यमान तो 24 U होता है, 24 U। लेकिन चूंकि हमने कहा कि हमको लेना है मोलर परमाणु द्रव्यमान, तो इसको आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस केवल आप ग्राम में ले लीजिए तो हो जाएगा वो अपने आप ही। तो ये हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। और इसको चूंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। क्यों होती है कि उसकी आउटर मोस्ट में यानी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी संयोजकता हमेशा 2 ही होती है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका आ जाएगा 12। तो 12 क्या चीज हो गया? ये मैग्नीशियम का तुल्यांकी द्रव्यमान हो गया। मतलब यहां पर आप 12 रख देंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है ना? अब मान लीजिए कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई सॉल्ट है, उसका तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो अम्ल और क्षार के लिए तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का एक ही तरीका है कि अम्ल की क्षारकता। क्षारकता से यहां मतलब है कि एक अम्ल एक्वस सॉल्यूशन में कितने H+ आयन डोनेट करता है। ओके, मान लीजिए वो 2, यहां पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहां पर रहेगा अम्ल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और अम्ल का मोलर द्रव्यमान, इसको हम डिवाइड करेंगे अम्ल की क्षारकता से। अब क्षारकता क्या होती है अम्ल की? तो अभी बताया हमने अम्ल की क्षारकता क्या चीज है कि कोई अम्ल है और उसको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी वाटर में डाल करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो कितना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षारकता। तो जैसे मान लीजिए ये सारे एसिड हैं, HCl है, HNO3 है, ठीक ना, और HCOOH है, फार्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH। इन सभी को जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सभी एक एक हाइड्रोजन ही डोनेट कर सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो इसलिए इनकी क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। तो जब क्षारकता 1 है किसी भी एसिड की, तो समझ जाइए उसका मोलर द्रव्यमान ही उसका तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। क्योंकि मोलर द्रव्यमान को आप किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो 1 से डिवाइड करने पर वही फिगर रह जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्षारकता उसकी कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान दोनों सेम होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको निकालना है किसी क्षार का, तो उस क्षार का मोलर द्रव्यमान रख दीजिए या क्षारक का रख दीजिए। और अब उसकी अम्लता, यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है क्षारक की अम्लता, क्षारक की अम्लता। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां क्षारकता थी तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो डोनेट कर रहा है, वैसे क्षारक के लिए कितने OH आयन डोनेट करेगा। ठीक ना? जैसे मान लीजिए NaOH है, तो इसमें एक OH डोनेट करने की क्षमता है
तो NaOH का मोलर द्रव्यमान को आप 1 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज आ जाएगा, 1 से डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा NaOH का तुल्यांकी द्रव्यमान। ओके, अब मान लीजिए आपके पास वेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि 2 OH हैं। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये 2 OH आयन देता है। तो इसके मोलर द्रव्यमान को निकालिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, BaOH का तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है ना। इसी तरह से एसिड के केस में मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। तो अगर इसका तुल्यांकी द्रव्यमान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके मोलर द्रव्यमान को, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 98, और चूंकि ये 2 H+ आयन डोनेट कर सकता है वाटर में, तो इसको 2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी 49 आ जाएगा इसका तुल्यांकी द्रव्यमान। तो यही बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो इसका एक लिस्ट आप लोग जरूर अपने इसमें तैयार कर लीजिएगा जब भी लगाना हो। वैसे आपको एक बात बता दें कि जो आपका 12th का एकेडमिक वाला पोर्शन है उसमें नॉर्मलता का कहीं कोई यूज नहीं है और सिलेबस में भी आपके नहीं है। फिर भी कहीं कहीं कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि जो नॉर्मलता से हमको ज्यादा अच्छे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना। तो जब उस टॉपिक पर हम पहुंचेंगे तो फिर से आपको याद भी दिलाएंगे। तो अगर आप पहले से थोड़ा सा तैयार कर लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, कोई इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है ना। लेकिन जानकारी रहे तो कभी कभी हमको क्रॉस चेक करने में हेल्प मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद साल्ट बचता है, उसके बारे में भी बात कर लें। अब आपको सीखना यह है कि लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा हो इसको कि लवण यानी सॉल्ट किसे कहते हैं। तो सॉल्ट मेनली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि उस धनायन में H+ नहीं होगा और ऋणायन में OH- नहीं होगा। नहीं तो आप इसको भी सॉल्ट कह दें तो गलत हो जाएगा। HCl कि आप बोलेंगे सर अगर इसको हम आयनाइज करते हैं तो H+ और Cl- आयन बनता है तो ये भी सॉल्ट हो गया। तो नहीं, ये सॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि इस जो कैटायन हमारे पास होना चाहिए वो इसके अलावा कोई और धनायन होना चाहिए, तो H+ नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए OH नेगेटिव यानी किसी में अगर OH- है, जैसे मान लीजिए ये हो गया MgOH का होल ट्वाइस, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी तो Mg++ है और OH- है, तो ये भी सॉल्ट हो गया। तो ये भी सॉल्ट नहीं होगा, इसको हम बेस यानी क्षारक कहेंगे, क्योंकि इसमें OH- है। तो सॉल्ट में जो ऋणायन हो वो OH- ना हो और जो धनायन हो वो H+ ना हो। इसके अलावा अगर सॉल्ट में धनायन और ऋणायन मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी किसी कंपाउंड में, तो उसको हम सॉल्ट कहेंगे। तो जैसे ये सारे हमने लिख रखे हैं, आपको समझाने के लिए एक आध एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे Na2SO4, तो इसमें Na+ और SO4-, तो जो धनायन है वो H+ नहीं है और जो SO4 है वो OH- नहीं है, तो ये सॉल्ट है। ये भी सॉल्ट हो जाएगा, इसी तरह से ये भी सॉल्ट हो जाएगा MgCl2। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है सॉल्ट का, यानी लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का। तो यहाँ पर लवण का सूत्र द्रव्यमान यानी जिस फार्मूले से साल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लिखते हैं MgCl2 से, तो MgCl2 का द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। इसका 24 होता है, इसका 35.5, तो ये हो जाएगा 71 + 24 यानी 95 आ जाएगा। ओके, तो द्रव्यमान आ गया ये सूत्र द्रव्यमान। अब कुल धनायनों या ऋणायनों के कुल आवेशों की संख्या किसी एक को लेना है, चाहे आप धनायन का यूज करें चाहे ऋणायन का। यहां पर अगर हम चाहे तो या लगा दें, कुल धनायनों या कुल ऋणायनों के कुल आवेशों की संख्या। तो देखिए दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, चाहे आप ऋणायन के आवेश को काउंट करिए धनायन के और चाहे ऋणायन के करिए। तो अगर हम धनायन के कुल आवेश देखते हैं तो कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब हमको 2 से डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए आपका धनायन को नहीं मन कर रहा है, आप ऋणायन काउंट करना चाहते हैं, तो ऋणायन को देख लीजिए। एक ऋणायन यानी एक Cl पर एक ऋणावेश, लेकिन हमारे पास टोटल ऋणायन कितने हैं, 2 हैं, तो 1 पर 1 है तो 2 पर कितना हो जाएगा, कुल ऋणावेश की संख्या जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो तब भी आप 2 से ही डिवाइड करेंगे, इसीलिए कहा गया है कि आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर 1 देख रहे हैं तो 1 से डिवाइड कर दें, यहाँ 2 देख रहे हैं तो 2, नहीं। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये संख्या यानी Cl माइनस, ठीक है इसके ऊपर एक चार्ज है लेकिन इसकी संख्या तो 2 है, तो जब 1 पर 1 है तो 2 पे 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल एक ही नंबर आपको मिलेगा, उसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हमने आपको समझाया कि 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ये तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा 47.5 यानी 47.5। इसी तरह से मान लीजिए आपको इस लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है Na2SO4 का, तो Na2SO4 का जो सूत्र भार आएगा वो आपने रख दिया, हमने मान लिया है m। अब इसका आयनाइज करें अगर, तो ये इस तरह से आयनाइज होता है 2Na प्लस और SO4 माइनस। चाहे आप धनायन का इस्तेमाल करें तो भी कुल धनावेश की संख्या 2 आएगी, और अगर ऋणायन का करते हैं तो ऋणावेशों की संख्या भी 2 ही आएगी। यानी कुल मिला के इस साल्ट का, इस लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए उसके सूत्र भार को या सूत्र द्रव्यमान को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। ओके, समझ में आ गया होगा। NaCl को अगर निकालना है, NaCl का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है, तो इसके सूत्र द्रव्यमान को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका आप आयनाइजेशन करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होता है। Na प्लस धनायन पर भी एक धनावेश है, ऋणायन पर भी एक ही है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे साल्ट जिनमें धनायन और ऋणायन पर केवल एक ही चार्ज होता है और उनकी संख्या भी एक ही होती है, उनका तुल्यांकी द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान सब सेम ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसी तरह से तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का जो तरीका है वो आक्सी कारक और अपचयक में कुछ अलग हो जाता है, यानी वहां उनके लिए अलग बन गया। तो मैंने कहा था ना कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। साल्ट के लिए अलग तरीका हो गया आपका, और एसिड बेस के लिए अलग तरीका हो गया, एटम के लिए अलग तरीका हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही आक्सी कारक और अपचयक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है आक्सी कारक KMnO4, और मान लीजिए किसी रिएक्शन में इसमें चेंज जो आ रहा है वो KMnO4 से Mn++ हो जा रहा है। तो आप उस रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन लिखी होगी आपके सामने, और उसमें KMnO4 का अगर पूछा जाए आपसे तो क्या करना है, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकलेगा KMnO4 का। तो इसका जो फार्मूला मास है आपको दिख रहा है, जो फार्मूला दिख रहा है वही आप लिख दीजिए, यानी मोलर द्रव्यमान इसका लिख दीजिए, जो कि 158 होता है। अब यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए आप, तो आएगी +7, और +7 से रिएक्शन के दौरान इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जा रही है, तो कुल मिला के चेंज कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो जो चेंज आता है उसी से मोलर द्रव्यमान को डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या फार्मूला बनेगा कि आक्सी कारक और अपचयक की तुल्यांकी द्रव्यमान को निकालने के लिए उस अभिक्रिया में जिसमें वो मौजूद है, ऐसा नहीं कि इसका फिक्स होगा हमेशा यही आएगा, नहीं। अगर अम्लीय माध्यम है तो ये चेंजेस आते हैं, +7 से +2 हो जाता है। क्षारीय माध्यम में इसका चेंज कितना हो जाता है, 1 का चेंज आता है, और उदासीन मीडियम होता है तो +3 का चेंज आता है, मतलब सिर्फ 3 का। तो उदासीन माध्यम में इसका अलग तुल्यांकी द्रव्यमान होगा, क्षारीय माध्यम में इसका अलग होगा, अम्लीय माध्यम में अलग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अम्लीय माध्यम में इसका 158 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में 5 का चेंज आएगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए एक कोई रिएक्शन आप देख रहे हैं, उसमें Fe++ में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो भी साल्ट ये होगा उसका मोलर द्रव्यमान आप लिखेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, 3 - 2 यानी 1 का, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आक्सी कारक और अपचयक का भी आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ और प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो बताया था आपको पहले भी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जानकारी है, अच्छी चीज है, कहीं कहीं पर बड़ा अच्छा यूज होता है इसका, इसलिए आपको हमने समझाया। तो ये हो गया नॉर्मलता, जो लास्ट टॉपिक था आपका। इतने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ये तरीके हो गए। अब इसमें एक खास बात,
हमने कहा था, अभी बताएंगे आपको कि इतने सारे तरीके हम पढ़ते क्यों हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि हम आगे चलकर आप देखेंगे भी, सॉल्यूशन में आपको पढ़ाएंगे कि बहुत सारे हमारे सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे गुण हैं, जैसे मान लीजिए वाष्पदाब ही आप ले लीजिए। तो वाष्पदाब को अगर हमको स्टडी करना है तो देखा गया कि मोलरता के समानुपाती नहीं होता, बल्कि वो मोल प्रभाज के होता, ठीक है ना। तो वहां पर हमको मोल प्रभाज चाहिए, हमने रिलेट कर लिया। हेनरी लॉज में भी आप देखेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो मोल प्रभाज के ही समानुपाती हो रहा है। ऐसे जब हम क्वथनांक उन्नयन आपको पढ़ाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती है। किसके? मोललता के। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हमारे पास हैं जिससे हम आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर लें और दो राशियों के बीच में, जैसे एक राशि आपकी वाष्पदाब हो गया, एक मोल प्रभाज हो गया, उसमें एक संबंध स्थापित कर सकें। तो विलयन की सांता जो इतने तरीके हम पढ़ते हैं तो हम उसका जगह जगह इस तरह से रिलेट करने में हेल्प कर लेते हैं और आसानी से चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे, गणना कर लेंगे, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं कि इसमें से जो आपको पढ़ाया हमने केमिकल मेथड्स, उसमें से एक हो गया मोलरता और एक हो गया नॉर्मलता। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी इनका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग? ताप के। अब क्यों हो सकता है? इनके फार्मूले को आप फिर से देखिएगा तो उसमें आपको वॉल्यूम मिलेगा, वो भी डिनोमिनेटर में मिलेगा, ठीक ना। यानी मोलरता का फार्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम नीचे है, कहने का मतलब अगर कभी भी वॉल्यूम बढ़ जाए, विलयन का आयतन बढ़ जाए, तो मोलरता में कमी आ जाएगी। तो आप सोचो कि जब टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो द्रव के अणु हैं, वो थोड़ा सा निकट निकट होते हैं, तो वॉल्यूम कम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा राइज करेगा तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ेंगे, ये अणु दूर दूर हो जाएंगे, तो उतने ही सब्सटेंस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आयतन ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर राइज से। तो जब आयतन ज्यादा होगा तो मोलरता की वैल्यू या नॉर्मलता की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्मलता और मोलरता, ये दोनों तरीके जो हैं, या जिसमें भी वॉल्यूम है, फिजिकल मेथड्स में आप देख लीजिए, तो जिसमें भी वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक ना। लेकिन जो मोललता है, मोललता, जो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मींस इनका जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, मास है, ठीक है ना, द्रव्यमान है। और मास में कोई चेंज नहीं आता टेम्परेचर के घटने बढ़ने से। जैसे आपके घर में देख लीजिए कि कोई सामान रखा हुआ है, तो क्या टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उसका वजन कम या ज्यादा हो जाएगा? ऐसा नहीं है, उसका द्रव्यमान वही रहेगा। कंटेंट कहीं निकल के नहीं जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने देखा था, तो कंटेंट निकल के थोड़ी गए, उनका स्पेस ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन मास वही रहा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि कौन सी इसमें जो सांता को व्यक्त करने की विधियां हैं, ऐसी कौन सी हैं जो टेम्परेचर से यानी तापमान से प्रभावित होती हैं। तो तापमान से प्रभावित होने वाली आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, मोलरता, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, पूछा नहीं जाता है, फिर भी है इसमें भी, ठीक ना, क्योंकि नॉर्मलता में वॉल्यूम था, आपको याद होगा फार्मूले में। और कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा, वो होगा मोललता और मोल प्रभाज। बहुत ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया आपका ओवरऑल विलयन की सांता को व्यक्त करने की पूरी विधियां। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे और अच्छे से इस बात को पूरी तरह से समझ सकें, ठीक है ना। तो अभी बच्चों आपको हमने पढ़ा दिया था कि विलयन की सांता को आप कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल और केमिकल मेथड्स दोनों हो गई थी, सब डिस्कस हो चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल्स से इनका हम एप्लीकेशन भी कर लें, मतलब कैसे हम यूज करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो कुछ आइडिया इसका भी आपको दे दें, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं। अब पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि 5% W/V NaOH विलयन की क्या निकालनी है आपको? मोललता निकालनी है, ठीक ना? आपको मोललता निकालनी है। यदि विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml हो तो विलयन की, सॉरी यहाँ पर एक चीज गलती हो गई है, मोललता आपको निकालनी है। यहाँ पर पहला जो रखेंगे वो मोलरता रखना है, ठीक ना? कि ये W/V में दिया है तो पहले मोलरता निकालेंगे, और यदि आपको घनत्व भी दे रखा हो तो आप मोललता कैसे निकालेंगे? तो दो क्वेश्चन है, इसको एक में मैंने इकट्ठा कर दिया है। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो दोनों चीजों को कैसे आप निकालेंगे ये समझाना है हमको, ठीक है ना? तो देखिए, आपको इसको एक्सप्लेन करना हमने सिखाया है। ये फिजिकल मेथड्स है और आपको केमिकल मेथड के फॉर्म में रिपोर्ट करना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन का मीनिंग यही है, ठीक ना? यानी आपको जो सवाल दिया गया है वो भौतिक विधियों के रूप में व्यक्त किया गया है और आपसे पूछ रहा है इसको रासायनिक रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है? तो पहले एक्सप्लेन करिए आप कि 5% W/V NaOH विलयन का मीनिंग क्या होता है। तो आपको बताया हुआ था कि 5 ग्राम, यहाँ ऊपर W है, नीचे आयतन है, तो 5 ग्राम NaOH घुला है कितने में? 100। अब यहाँ ग्राम लिखें कि ml, वो डिसाइड होगा यहाँ से, चूंकि ये विलयन को व्यक्त करता है और V है तो आयतन लेना है। आयतन को हमने बताया था आप ml में यूज करिएगा। 100 ml विलयन में, ठीक है? आप इसको सिंबल के फॉर्म में भी लिखना सीख जाइए। सिंबल के फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होता है, तो जल्दी से आप लगा लेंगे सवाल को। तो जब भी सवाल आप पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको सामने है, तो उसको सिंबल के फॉर्म में नोट करते चलिए। अगर आप देखें तो 5 ग्राम NaOH घुला है, मतलब NaOH की जो मात्रा है उसको हम लोग दिखाते किससे हैं? स्मॉल w से। तो स्मॉल w का मीनिंग वैल्यू हो गया यहाँ पर 5 ग्राम, ठीक है? और क्या गिवन है हमको? ये विलयन का आयतन है और विलयन के आयतन को दिखाते हैं कैपिटल V से, और V इक्वल टू हो गया 100 ml, ठीक है? और NaOH का मोलर द्रव्यमान दिखाते हैं स्मॉल m से, और इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो Na का होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1, सबको ऐड कर लीजिए तो आएगा 40। चूंकि मोलर द्रव्यमान है तो ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है? जब इस तरह से आप नोट कर लिए, और निकालना क्या है? मोलारिटी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आप फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा आपका आंसर। फार्मूला देखिए, ये होता है इंटू 1000, चूंकि आयतन हमने ml में लिया है, 1000 से यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू V। तो यहां पर आप वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लीजिए। स्मॉल w की वैल्यू है 5 इंटू 1000, और ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान, इसका कितना है? 40, और इंटू 100, ठीक है? जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मोल पर लीटर में आपको रिपोर्ट करनी है, क्योंकि ये सारा कुछ मोल पर लीटर बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ग्राम है, यहाँ ग्राम पर मोल है, मोल ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वॉल्यूम आपका लीटर में है तो मोल पर लीटर आ जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर दीजिए, सारा कुछ डिवाइड हो गया, ठीक ना? कितना आया? 5/4। तो मोलरिटी आपकी आ गई 5/4, या इसको भी डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 1 5। आप कितनी बार जाएगा? पॉइंट लगाओगे तो 2 टाइम्स जाएगा एंड 5 टाइम्स जाएगा, ठीक ना? इतना मोल पर लीटर आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करना सीखिए, फिर इसको समझिए ध्यान से, कौन कौन सी हैं उनको उनके सिंबल के फॉर्म में लिख लीजिए। चाहे आप केमिस्ट्री का सवाल लगाइए, चाहे फिजिक्स का, तो जब भी आप पढ़ करके और देख लीजिए कौन कौन सी क्वांटिटी हमको मिल रही है, तो उसके सिंबल के फॉर्म को नोट कर लीजिए, ठीक है ना? क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में सोचिए, तो फार्मूला लगाइए, आपका आ जाएगा। तो ये हो गया मोलरता आपकी निकल आई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम इधर कर देते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यदि विलयन का घनत्व इतना है, तो ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा सचेत भी हो जाइएगा कि जब आपको W/V के फॉर्म में दिया हो, यानी जब आपको विलयन का आयतन दिया हो, तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी आप मोललता नहीं निकाल पाएंगे जब तक
घनत्व आपको ना दिया जाए, ठीक है ना। तो सवाल में घनत्व दिया है, घनत्व कितना है, ग्राम पर ml, और मोललता का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर कैपिटल W होता है, यानी विलायक का द्रव्यमान होता है। तो विलायक का द्रव्यमान तो यहाँ कहीं है नहीं, कैसे निकालोगे। यहाँ पर विलयन का आयतन दिया है, तो जब आपको द्रव्यमान चाहिए विलायक का, तो आपको एक रिक्वायरमेंट और है, वो चाहिए होगा, यानी विलयन का द्रव्यमान। क्योंकि जब विलयन का द्रव्यमान हमको मिल जाएगा तो उसमें से विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को माइनस करके, घटा करके हम विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है पहले निकालना, पहले टारगेट है कि क्या हमको विलयन का द्रव्यमान पता है, नहीं पता है तो कैसे पता करें। तो उसी के लिए घनत्व आपको दिया गया है कि विलयन का घनत्व इतना है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि घनत्व का एक फार्मूला होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो द्रव्यमान आपको, घनत्व आपको पता है, घनत्व कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, हम यूनिट नहीं लिखते हैं, यानी जो आपको द्रव्यमान निकल के आएगा वो ग्राम में ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आप इसको यूनिट रख के कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो द्रव्यमान हमको निकालना है, किसका द्रव्यमान निकलेगा, यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो सीधे यही द्रव्यमान जो निकल के आता है यही किसका मान लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान। गलत। जब आप घनत्व विलयन का यूज कर रहे हैं, यहाँ विलयन का हम घनत्व यूज कर रहे हैं ना, और आयतन भी हम विलयन का यूज करेंगे, तो द्रव्यमान भी किसका निकल के आएगा हमारे सामने, विलयन का द्रव्यमान आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो द्रव्यमान बटे आयतन, अब विलयन का आयतन कितना है यहां से आपने पढ़ रखा है, यहाँ एक्सप्लेन भी किया है कि विलयन का आयतन कितना है 100 ml है, तो यहाँ पर आप 100 रख दें, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा, द्रव्यमान आ गया आपका 1.25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125 ग्राम। अब ये एक चीज क्या निकल के आई, ये द्रव्यमान हमने यहां लिखा है, वास्तव में ये क्या चीज है, ये विलयन का द्रव्यमान है, ठीक ना। अब विलायक का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, उसको हम किस लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल W से। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम लोग, विलयन का द्रव्यमान, चलो लिख देते हैं एक बार, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 माइनस, अब विलेय का द्रव्यमान कहाँ है, ये है कि 5 ग्राम NaOH घुला हुआ था 100 ml में, तो विलेय पदार्थ कितना था 5 ग्राम था, तो 5 कर दीजिए यहाँ पर, तो आ जाएगा ये 120 ग्राम। क्या निकल के आ गया, विलायक का द्रव्यमान 120 ग्राम आ गया है। अब आप मोललता की गणना कर सकते हैं, मोललता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इस वाले को मिटा देते हैं, इधर को देखिए, थोड़ा सा मिटाएंगे हम, क्यों, अब आपको मोललता निकालनी है, ये सब हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, हमको जो डाटा और मिल गया है वो हम इंक्लूड कर लेंगे इसमें। देखिए मोललता, मोललता के लिए फार्मूला वही बनता है W/m × 1000, और यहाँ कैपिटल W हो जाता है, और अब हम लोग कैपिटल W निकाल चुके हैं, तो स्मॉल w की वैल्यू 5 वही रहेगी इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली है, 40 ही रहेगी, लेकिन कैपिटल W जो हमको चाहिए था अब मिल गया है 120 ग्राम, ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50, 5 10 जा 50 और 12 4 जाए, 12 चौके 48, ये 48 है, यहाँ पर कर देंगे 48 कर देंगे। अब जब 48 से 50 को डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी वही क्या हो जाएगा, विलयन की मोललता हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह से और भी क्वेश्चंस करिएगा, प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे, कम से कम इतना कर लीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो एक तरीके का क्वेश्चन हमने ये बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं फिर से, अब इसको मिटा रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, तो विलयन की मोलरता कितनी होगी। ये बहुत ही इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते जाइए, वैल्यू जो आपको गिवन है वो आप नोट करते जाइए। 4.5 ग्राम H2SO4 को घोला गया, तो इसका मतलब यही क्या है, हमारा विलेय पदार्थ है, और विलेय पदार्थ को हम स्मॉल w से दिखाते हैं। उसका अमाउंट कितना है, 4.9 ग्राम है। ओके, फिर कितने में घोल दिया गया उसको, मतलब पानी में घोला गया ऐसे। ये था पात्र, पहले इसमें हमने थोड़ा सा वाटर लिया और उसमें 4.9 ग्राम H2SO4 डिजोल्व किया, फिर इसको पानी मिला करके पूरा वॉल्यूम हमने कितना मेकअप कर दिया, 250 ml। तो इसका मतलब जो 250 ml है ये विलयन का आयतन हो गया। ठीक है, तो विलयन का आयतन आपको मिल गया, इसको V से दिखाते हैं, 250 ml हो गया, 250 ml। ठीक है, और अगर H2SO4 का मोलर मास आपको निकालना हो चाहिए होगा चूंकि इस सवाल में, तो वो होता है 98। कुछ क्या आप लगाते रहेंगे, मेमोराइज हो ही जाएगा, खुद ही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं निकालना आता तो इसको जरूर सीखिए कैसे निकालेंगे। तो ये 98 हो गया, और आपको निकालना है मोलारिटी, मोलरता निकालनी है। तो फिर से एक बार फार्मूला वही है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन v। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, लगा लेंगे। तो स्मॉल w की वैल्यू 4.9 और स्मॉल m की वैल्यू है 98 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml। ठीक है, अब यहां पर देखिए दशमलव है, तो आप एक जीरो यहां पर पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, दशमलव समाप्त हो जाएगा। फिर एक जीरो और कैंसिल कर दीजिए यहां से। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा m इक्वल टू यहाँ 1 जा, ये 2 जा हो जाएगा, 49 2 जा 98 होता है। तो यहाँ पर ऊपर जो आपका बचा वो ओनली 10, और नीचे आपका बच रहा है ये 2 इंटू 25, तो हो जाएगा 10 अपॉन 50, यानी ये हो जाएगा 1/5 मोल पर लीटर, या इसको और फ्रैक्शन में आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, मोल पर लीटर, तो आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर भी आ सकता है। 5 2 10 होगा ना, तो आप चाहे ऐसे रखिए चाहे और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से सबसे इजी सवाल होता है। तो अभी यहाँ पर आपसे देखिए इस टाइप का जो सवाल बनेगा, इसमें आपसे मोलरिटी पूछी गई, हो सकता है इस क्वेश्चन में मोलरिटी दे दी जाए आपको, और मोलरिटी देने के बाद इसका अमाउंट पूछ लिया जाए। कुछ इस तरह से सवाल हो जाएगा कि 0.5 m यानी 0.5 मोलरता का 250 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आपसे क्या पूछ लिया गया, NaOH का अमाउंट। तो यहां पर सब कुछ दिया है, स्मॉल w नहीं दिया है, वो आपको निकालना होगा। तो फार्मूला यही लगेगा। फिर से तीसरा तरीका जो बन जाएगा कि आपसे पूछ लेंगे कि 0.5 m सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है ना, 0.8 ग्राम NaOH को कितने वाटर में यानी कितने विलयन में डिसॉल्व कर दिया जाए कि विलयन की मोलरता इतनी हो जाए। ठीक है ना, तो यहां पर आपसे आयतन पूछ लिया गया है। तो ऐसे इसमें 3-4 क्वांटिटीज हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको गिवन होगा, या फिर ये पूछ सकते हैं, ये आपको गिवन होगा। ऐसे अदला बदली कर सकते हैं, फार्मूला आपका वही लगेगा। इसलिए बच्चों और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करें, डिफरेंट टाइप के। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, एक मोलरिटी का सवाल हमने और लिख रखा है, इसको बताते हैं। अब ये मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बेटा, इसमें आपको निकालना है 10% W/W है सॉल्यूशन, Na2SO4 विलयन की मोललता, आपको मोललता निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो अभी कुछ तरीके हमने आपको सिखाए थे, फिर से एक बार और ये एग्जांपल हमने ले लिया है, तो फिर से एक बार वही एक्सप्लेन करना है आपको। यहाँ पर थोड़ा इजी है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने बाई मास, आपको क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है 10% द्रव्यमान से, ऐसे लिखा होगा। द्रव्यमान से लिखा हो तो भी बात वही है, W/W लिखा हो तो भी बात वही है। तो द्रव्यमान से Na2SO4 विलयन की मोललता निकालिए। तो आप पहला काम वही एक्सप्लेन कर लीजिए, चाहे ओरली चाहे लिख लीजिए आप कि 10 ग्राम
Na2SO4 घुला है या उपस्थित है कितने में? 100 ग्राम विलेन में, 100 ग्राम विलेन में। तो यहां पर आपको दो चीजें मिल जाएंगी। देखिए, ये हो गया आपका स्मॉल w की वैल्यू 10 ग्राम, और ये आपको विलेन का द्रव्यमान दे दिया गया। तो आप यहां लिख सकते हैं विलेन का द्रव्यमान। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये विलायक का द्रव्यमान नहीं, क्योंकि यहां भी बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि इसी को विलायक का द्रव्यमान समझ लेते हैं। तो स्पष्ट है, आप एक्सप्लेन करना अगर सीख गए हैं तो ये विलेन में होता है, यानी विलेन का द्रव्यमान होता है। तो विलेन का द्रव्यमान आपका 100 ग्राम है। तो हम विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको पिछले वाले सवाल में बताया भी था, 100 माइनस 10 करके। तो कितना आ जाएगा ये? 90 ग्राम। ओके। और Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m वो कितना हो जाएगा, निकालेंगे आप तो इसका 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका 32 होता है, और इसका 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 64। तो ये आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो जब ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मोलरता निकालना है, मोलरता नहीं, मोललता। तो फार्मूला वही है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सब किया जाएगा। स्मॉल w की वैल्यू 10 ग्राम और स्मॉल m की वैल्यू 142 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W की वैल्यू 90 ग्राम। ये करना है। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये फिर से हो जाएगा 1000 अपॉन 142 इंटू 9। तो मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो मोललता होगी। आप मोललता की यूनिट क्या लिखेंगे, आप आगे मोलल लिख सकते हैं, इतना मोलल, या मोल पर किलोग्राम विलायक होता है 9। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आ जाएगा वो मोललता हो जाएगी, निकल आएगी। और यूनिट लिखने में आप क्या यूज कर सकते हैं, मोलल यूज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा यूनिट हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम विलायक, इस तरह से। तो इतना बड़ा ना यूज करना पड़े, इसीलिए ये मोलल वर्ड यूज किया जाता है। तो आप ये इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो समझ गए कैसे लगाना है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको मोल प्रभाज निकालना एक बार सिखा दें, क्योंकि मोल प्रभाज भी आपको पढ़ाया हुआ अभी। तो इसमें एक सॉल्यूशन है, समझा देते हैं। CCl4 और बेंजीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का एक विलेन है, जिसमें बेंजीन का अमाउंट आपको गिवन है कि बेंजीन कितना है, 30% W/W, यानी 30% द्रव्यमान से बेंजीन उपस्थित है। तो आपको बेंजीन का ही मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है ना? तो अगर इसका हम फिगर बनाएं ऐसे, तो ये आपका फिगर हो गया। ये मिश्रण है किसका, CCl4 का और बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का। और इसमें जो कंसंट्रेशन दे रखा है बेंजीन की वो 30% W/W है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 30 ग्राम बेंजीन को हम B से लिख दें, या चलिए बेंजीन पूरा लिख देते हैं। 30 ग्राम बेंजीन घुला है 100 ग्राम विलेन में, 100 ग्राम विलेन में। तो जब 30 ग्राम बेंजीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, क्योंकि विलेन में दो ही कंपोनेंट हैं। अगर बेंजीन 30 ग्राम है तो CCl4 बाकी का CCl4 है। तो आप आसानी से दूसरे कंपोनेंट को निकाल सकते हैं कि 100 ग्राम, तो इसका मतलब इसका जो अमाउंट आपको मिल गया बेंजीन का वो हो गया 30 ग्राम, और CCl4 का अमाउंट भी चाहिए होगा आपको। तो CCl4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, यानी आ जाएगा ये 70 ग्राम। ओके, तो इस तरह से आपने निकाल लिया। और बेंजीन का द्रव्यमान 30 है। चूंकि मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, मोल प्रभाज निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे सभी का, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका आपको बताया था कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान करके आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए CCl4 का द्रव्यमान निकल गया, और यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, बेंजीन का द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान कितना होता है ये 30 ग्राम, तो 30 ग्राम मौजूद हो गया, ठीक है ना। तो 70 ग्राम इसका है, 30 ग्राम इसका है। अब हमको चाहिए मोल्स दोनों के, तो यहां लगाते हैं सवाल, यानी ये हो गया बेंजीन का मोल, बेंजीन, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगेगा, बेंजीन का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान कितना है यहां पर गिवन है 30 ग्राम, ठीक ना। और इसका मोलर द्रव्यमान, अगर बेंजीन का फार्मूला आपको ना याद हो तो ये होता है C6H6। तो इसका हो गया, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, 6 है तो 72 हो जाएगा, प्लस 6 तो आ जाएगा 78। तो 78 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 30 डिवाइडेड बाई 78, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन का मोल, ठीक है। इसी तरह से NCCl4 निकाल लीजिए आप, तो इसका 70 है और इसका मोलर मास कितना आएगा वो भी आपको निकालना आना चाहिए। तो इसका हो गया 12 और इसका हो गया Cl4 है, तो ये हो जाएगा 4 × 35.45, तो ये आ जाएगा आपका 2, अगर हम ये Cl2 का निकाला था हमने, तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 142.0 आएगा, तो 142 हो गया, इसमें 12 और ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 42, 52, 54, 154। तो आप यहाँ पर 154 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो आपका CCl4 का मोल आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, मैं यहाँ सब नहीं करूंगा। अब आपको मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज किसका निकालना है, बेंजीन का। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का सिंबल हो गया, बेंजीन का निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, N बेंजीन अपॉन N बेंजीन प्लस NCCl4, ये होगा। तो वैल्यू पुटअप हम कर दे रहे हैं, कैलकुलेट आप लोग करिएगा। N बेंजीन की वैल्यू कितना है 30/78 अपॉन, फिर N बेंजीन की वैल्यू 30/78 प्लस NCCl4 कितना है 70/154। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि पहले इसको कैलकुलेट करके यहां पर ही मोल्स निकाल लो, यहां पर मोल्स निकाल लो, और टोटल मोल्स एक बार निकाल लो, तो आपको यहां पर उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, करना एक जगह जरूर है आपको। तो इस तरह से करके आप बेंजीन का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। यानी इस सवाल में क्या दिया था आपको कि ग्राम में सारी वैल्यूज दी थी, तो आपको एक स्टेप ज्यादा हो गया, यानी ग्राम में वैल्यू है तो आपको मोल्स निकालना पड़ा, फिर आप मोल प्रभाज निकालेंगे। कुछ सवाल आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होगा, तो आप इतने से बच जाएंगे, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे वो गिवन होगा, तो आप यहाँ फार्मूले पर रखेंगे, सीधे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से डिफरेंट तरीके से देने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप सवाल लगा लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल से भी आपको समझा दिया कि जिससे पूरी बात आपकी क्लियर हो जाए। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे फिर इसके आगे का कंटेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।